है या उसका कुछ पोर्शन लायबल टू सेल है, उसको सेल आउट कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए और उसमें से जो पैसे मिलेंगे या उस पैसों में से उसका जो सफिशिएंट हिस्सा है, सफिशिएंट पोर्शन है, वो जो डिक्री के तहत है, जो पार्टी इंटाइटल है टू रिसीव द अमाउंट, उस पार्टी को वो पैसे पे कर दिए जाएं। रूल 464 कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो कोर्ट ने अटैच की है डिक्री के एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में, और वो प्रॉपर्टी लायबल टू बी अटैच एंड लायबल टू बी सेल है, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ये प्रॉपर्टी जो है सेल कर दी जाए या इसका कुछ हिस्सा सेल कर दिया जाए, और उसमें से जो पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे या उसका कुछ हिस्सा डिक्री की एग्जीक्यूशन के तहत जो पार्टी इंटाइटल है, हकदार है, उस पार्टी को वो पैसे अदा कर दिए जाएं। 65 रूल बता रहा है कि sale by whom conducted and how made, save as otherwise prescribed, every sale in execution of a decree shall be conducted by an officer of the court। कि डिक्री के एग्जीक्यूशन में जो भी सेल होगी वो कोर्ट का ऑफिसर कंडक्ट करेगा, और बाय सच अदर पर्सन एज द कोर्ट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ, या इसके अलावा कोई और पर्सन जो कि कोर्ट अपॉइंट करे इस मकसद के लिए, एंड शैल बी मेड बाय पब्लिक ऑक्शन इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड, और जो सेल होगी वो पब्लिक ऑक्शन के तहत होगी, नीलाम के तहत, जिस तरह बिड लगती है, पब्लिक ऑक्शन होता है ना, तो ऑक्शन के जरिए होगी। दो तीन पॉइंट्स हैं इसमें, एक ये कि ये सेल जो कंडक्ट की जाएगी वो कोर्ट का ऑफिसर करेगा या कोई और पर्सन जो कि कोर्ट अपॉइंट करे इस मकसद के लिए। सेकेंडली, ये सेल जो होगी वो पब्लिक ऑक्शन के तहत होगी, नीलाम होगा, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और फेयरनेस हो इसमें। 66 रूल में बताया गया है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल बाय पब्लिक ऑक्शन, ये जो पब्लिक ऑक्शन के तहत, नीलाम के तहत या टेड प्रॉपर्टी की जो सेल होना है उसकी प्रोक्लेमेशन होगी। वेयर एन प्रॉपर्टी इज ऑर्डर टू बी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, जब पब्लिक ऑक्शन के तहत किसी प्रॉपर्टी की सेल का ऑर्डर किया गया है, the court shall cause a proclamation of the intent and sale to be made in the language of such code। तो कोर्ट जो है वो उस सेल के हवाले से कोर्ट की लैंग्वेज में उसकी प्रोक्लेमेशन करेगी, एक तरह से समझे मुश्तहर करेगी, ताकि लोगों को पता चले कि फिलहाल पार्टी सेल हो प्रॉपर्टी सेल हो रही है। Such proclamation shall be drawn up after notice to the decree holder and the judgment debtor, and shall state the time and place of sale and specify as fairly as accurately as possible। वो नीचे दिए गए हैं जो पॉइंट्स के जो प्रोक्लेमेशन होगा, जो समझो इश्तिहारनामा होगा, वो डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर को नोटिस देकर तैयार किया जाएगा, उनको पता चले कि इस तरह का इश्तिहार जो है वो, इस तरह का बैनर, इस तरह का पम्फलेट तैयार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उस इश्तिहार में क्या होगा, टाइम, प्लेस ऑफ सेल, टाइम के साथ मीन्स जो डेट एंड डे है वो भी उसमें स्पेसिफाई होंगे कि फिलान डेट पर, फिलान दिन पर, फिलान टाइम पे, एंड प्लेस ऑफ सेल, और उसमें प्लेस ऑफ सेल मेंशन होगी कि कौन सी जगह पे ये पब्लिक ऑक्शन होगा, कौन सी जगह पे ये सेल कंडक्ट होगी। और उसके अलावा क्या मेंशन होगा, द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट की जा रही है, वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की जाएगी उसमें। द रेवेन्यू assessed upon the estate or part of the estate where the property to be sold is an interest in an estate or in part of an estate paying revenue to the government। और अगर वो जो प्रॉपर्टी है जो सेल आउट होना है वो एक तरह से इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसमें उसका कुछ हिस्सा है, समझे ना,
तो उस स्टेट पर जो रेवेन्यू असेस किया गया है उसके डिटेल भी इसमें मेंशन किए जाएंगे इस इश्तिहारनामे में। एनी इनकम्बरेंस टू विच द प्रॉपर्टी इज लायबल, यूं समझे कि एक तरह का अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई कर्जा या कोई लायबिलिटी है तो वो भी स्पेसिफाई की जाएगी कि इस प्रॉपर्टी पे जो कि पब ऑक्शन हो रही है उस पर ये लायबिलिटी है या ये कर्जा है जो कि इस प्रॉपर्टी ने अदा करना है। द अमाउंट फॉर द रिकवरी ऑफ विच द सेल इज ऑर्डर्ड, जिस अमाउंट के रिकवरी के लिए ये प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद सेल आउट की जा रही है, अटैच करने के बाद सेल आउट की जा रही है उस अमाउंट के डिटेल के इतना अमाउंट है जिसकी रिकवरी के लिए ये प्रॉपर्टी अटैच और सेल की जा रही है। Every other thing which the court considers material for a purchaser to know in order to judge of the nature and value of the property, और इसके अलावा कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जो परचेजर है, जो इस प्रॉपर्टी की ऑक्शन में इंटरेस्ट लेगा तो शामिल होगा, शरीक होगा, तो उसका ये इंटरेस्ट हो उस प्रॉपर्टी की मालूमात के हवाले से वो इंफॉर्मेशन वो जानना चाहेगा। तो ऐसी जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो कि परचेजर के लिए ज़रूरी हो तो वो इंफॉर्मेशन भी इस इश्तिहारनामे में शामिल की जाएगी। Every application for an order for sale under this rule shall be accompanied by a statement signed and verified in the manner here and before prescribed for the signing and verification of pleadings and containing। जो भी एप्लीकेशन मूव की जाएगी इस रूल के तहत प्रॉपर्टी की सेल करने के लिए, अब 66 क्या है, एक इश्तिहारनामा जारी किया जा रहा है जिसमें प्रॉपर्टी के डिटेल्स मेंशन किए जा रहे हैं। तो उसमें बताया जाएगा कि फिलहाल डेट एंड प्लेस पर टाइम पर ये प्रॉपर्टी सेल होगी। अब कोई पार्टी, और वो पार्टी कौन सी होगी, डिक्री होल्डर होगी, जो कोर्ट में अप्लाई करेगी कि इस अटैचुड प्रॉपर्टी को अब पब्लिक ऑक्शन के तहत सेल किया जाए। तो जो पार्टी इस रूल के तहत इस प्रॉपर्टी की अटैचुड प्रॉपर्टी की सेल के लिए अप्लाई कर रही है तो वो एप्लीकेशन के साथ एक स्टेटमेंट जो कि जो रूल्स ऑफ वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन का जो तरीक़ेकार है कि एप्लीकेशन जो एफिडेविट है जो वो सबमिट की जाती है, फाइल की जाती है, तो उसकी एक वेरिफिकेशन होती है। इस तरह से जो एप्लीकेशन मूव की जाएगी कोर्ट में फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर द सेल ऑफ दिस अटेड प्रॉपर्टी, वो उस तरीके के तहत ही, उस तरीके के तहत जो तरीका प्रेस्क्राइब्ड है फॉर साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, वो तरीका उस पर अप्लाई किया जाएगा जितनी हद तक वो मुमकिन होगा। एप्लीकेशन जो मूव की जाती है उसमें कहा जाता है ना कि भाई जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ कहा हुआ है वो सच है, वट एवर स्टेटेड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, इस तरह की लैंग्वेज होती है ना। तो अब यहाँ पर भी ये जो इश्तिहारनामे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस हवाले से भी एक वेरिफिकेशन दी जाएगी कि इसमें जो कुछ बताया गया है वो मेरी नॉलेज और बिलीव की हद तक ये सही है।
For the purpose of ascertaining the matters to be specified in the proclamation, the court may summon any person whom it is necessary to summon and may examine him in respect to any such matters and require him to produce any document in his possession or power relating thereto. ये जो प्रोक्लेमेशन में जो इंफॉर्मेशन देनी है, मसलन हमने डिस्कस किया ना अभी कि प्रॉपर्टी के डिटेल, उस पर जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू के डिटेल, कोई लायबिलिटी है तो उसके डिटेल, ये इस तरह के, और इसके अलावा कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी हो परचेजर के लिए तो वो इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए ये रूल 66 का सब रूल 4 बता रहा है कि इस मकसद के लिए कि इश्तिहारनामे में ये इंफॉर्मेशन मेंशन करने के लिए अगर कोर्ट ज़रूरी समझे तो किसी शख्स को बुला सकती है, उसको एग्जामिन कर सकती है जो कि कोर्ट इस मकसद के लिए ज़रूरी समझे तो, और उसे डायरेक्ट भी कर सकती है कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करे, उसके पास है या उसके पावर में है। 67 रूल में बताया गया है कि मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, every proclamation shall be made and published as nearly as may be in the manner prescribed by rule 54 सब रूल 2, कि ये जो भी प्रोक्लेमेशन है, ये जो मुश्तहरनामा है, इश्तिहारनामा है, ये जितनी हद तक मुमकिन हो रूल 54 के मुताबिक जो है वो मुश्तहर किया जाएगा, बनाया जाएगा। रूल 54 क्या है? रूल 54 बता रहा है कि अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी अटैच की थी और उसमें बाय बीट ऑफ ड्रम या उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको चिपसा करके ये अटैचमेंट की गई थी। अब वो जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, जो अटैचमेंट के ऑर्डर में जो प्रॉपर्टी मेंशन है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, तो जो सेल का ऑर्डर हो रहा है, सेल का इश्तिहारनामा हो रहा है, तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी जो कि अटैच की गई है उसकी सेल का उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा। Where the court so directs that proclamation shall also be published in the official gazette or in a local newspaper or in both, and the cost of such publication shall be deemed to be the cost of the sale. और कोर्ट अगर जरूरी समझे तो इस इश्तिहारनामे, इस प्रोक्लेमेशन को, इस एलामिया को ऑफिशियल गजट या किसी मकामी अखबार में भी पब्लिश करवा सकती है, और ये या दोनों में पब्लिश करवा सकती है, और इसका जो खर्चा होगा वो सेल पर जो खर्चा आएगा उसका ही हिस्सा समझा जाएगा। Where property is divided into lots for the purpose of being sold separately, it shall not be necessary to make a separate proclamation for each lot unless proper notice of the sale cannot, in the opinion of the court, otherwise be given. कि जब जो प्रॉपर्टी है वो लॉट्स में डिवाइडेड है और वो हर लॉट अलग से सेल होना है, तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू मेक ए सेपरेट प्रोक्लेमेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि हर लॉट के लिए अलग से उसका एलामिया जारी किया जाए, ठीक है। अनलेस प्रॉपर नोटिस ऑफ द सेल कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अदरवाइज बी गिवन, अनलेस के कोर्ट समझे कि अलग से एलामिया के बगैर बात सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं होगी।
मंडी में, सब्जी मंडी या फ्रूट की मंडी में मसलन मुख्तलिफ आइटम्स सेल होते हैं, ऑप्शन होते हैं। मसलन एप्पल है, अनार है, तो एप्पल की अलग जो बिड लगेगी, अनार की अलग बिड लगेगी, इस तरह से किसी और फ्रूट की अलग से बिड लगेगी, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर सब्जी की है तो सब्जी की अलग से बिड लगेगी, ठीक है, कि भाई ये गोभी है, ये मटर है, मटर की अलग, गोभी की अलग, भिंडी की अलग, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मसलन एप्पल के 100 कार्टून है तो हर कार्टून की अलग से बिड नहीं लगेगी, क्योंकि सब ही कार्टून में एप्पल है। लेकिन अगर, तो इस तरह से ये जो रूल कह रहा है कि जब जो आइटम्स, जो जो चीज सेल आउट करना है वो लॉट्स में है, डिवाइडेड है इन लॉट्स, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि उन हर लाट की अलग से, उसका हर लाट का अलग से एलामिया जारी किया जाए, अनलेस के कोर्ट ये समझे कि अलग एलामिया किए बगैर बात सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं होगी, मकसद हासिल नहीं होगा, तो फिर अलग से एलामिया भी किया जा सकता है। मसलन कि एक लाट ज्वेलरी की है, ज्वेलरी के आइटम्स हैं, एक लाट समझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हैं, तो ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से मिला के तो सेल नहीं किए जा सकते ना। ज्वेलरी की अलग से प्रोक्लेमेशन बताया जाएगा कि भाई ये ज्वेलरी है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो घर में यूज होते हैं, वो भले कितने ही महंगे हो, उनको अलग से बताया जाएगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है। या मसलन को फर्नीचर का आइटम है, तो इनके जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही अलग से है, तो ये अलग अलग ही उनकी बिड लगनी चाहिए, और अलग अलग ही जब बताया जाएगा तभी वो बात प्रॉपर कम्युनिकेट होगी। लेकिन अगर एप्पल और ऑरेंज या अनार और ऑरेंज को एक ही लाट में रख दिया जाएगा, तो लोग तो वो उसको ऑरेंज वाले रेट में खरीद करना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर ज्वेलरी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ मिला के शामिल करके सेल कर दिया जाएगा, तो उसको उसमें ज्वेलरी का रेट तो शायद ना मिले, वो कोई ऐसे ही सिंपल आइटम के तौर पर उनका कोई रेट मिले, इस तरह से। तो ये रूल कह रहा है कि जब जो आइटम्स हो सेल आउट करना हो लॉट्स में, तो फर्स्टली तो हर लॉट की प्रोक्लेमेशन अलग से जरूरी नहीं है, अनलेस के अदरवाइज उसका पर्पस सॉल्व ना हो, तो ऐसी सूरत में अलग से प्रोक्लेमेशन की जा सकती है। रूल 68 बता रहा है टाइम ऑफ सेल के सेव इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी of the kind described in the proviso in Rule 43, no sale hereunder shall without the consent in writing of the judgment debtor take place until after the expiration of at least 30 days in the case of immovable property and of at least 15 days in the case of movable property, calculated from the date on which the copy of the proclamation has been affixed on the courthouse of the judge ordering the sale। कि ये जो प्रॉपर्टी सेल होना है, अब इश्तिहार में भी दिया जाएगा ना कि ये कब सेल होना है, डेट टाइम प्लेस सब कुछ उसमें मेंशन होगा एलामिया में। तो ये भी ये बता रहा है कि वो सेव इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द काइंड डिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजो टू रूल 43, के रूल 43 में जो प्रॉपर्टी मेंशन है उसको अलग से रखते हुए, अगर वो प्रॉपर्टी है तो अलग से रखते हुए, और 43 में प्रॉपर्टी कौन सी है कि मसलन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द प्रोड्यूस क्या है, जो कि हम काफी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि मसलन गंदम है तो वो तो अलग से सेव भी रखी जा सकती है, लेकिन अगर टमाटर है तो वो एक दो दिन में, हफ्ता में खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो लिहाजा उसको, उसकी तो फौरी सेल होना है। तो इस तरह के आइटम्स के अलावा ये रूल कह रहा है कि no sale hereunder shall, without the consent and writing of the judgment, take place until after the expiration of at least 30 days, के कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर चिप्सा कर दिया गया है, उसके बाद 30 डेज
एक्सपायर होने से 30 डेज के बाद वो जो सेल है वो कंडक्ट होगी, 30 डेज से पहले नहीं होगी। हाँ अलबत्ता जजमेंट डेप्टर खुद अगर कंसेंट देता है कि हाँ भाई ठीक है भले जल्दी कर दो, तो फिर जल्दी भी की जा सकती है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में। एंड ऑफ एटलीस्ट 15 डेज इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी के की सूरत में 15 डेज का टाइम देने के बाद, 15 डेज एक्सपायर होने के बाद वो जो सेल है वो कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद हम आते हैं रूल 69 पे, एडजर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल है कि द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन adjourn any sale hereunder to be to a specified day and hour, and the officer conducting any such sale may in his discretion adjourn the sale। कि कोर्ट जो सेल कंडक्ट करवा रही है वो कोर्ट सेल की, अटैचुड प्रॉपर्टी की जो सेल हो रही है उसकी सेल जो है वो किसी खास दिन पर मुलतवी भी कर सकती है, ठीक है। एंड द ऑफिसर कंडक्टिंग एनी सच सेल मे इन हिज डिस्क्रिशन एडजर्न द सेल रिकॉर्डिंग इज रीजन फॉर सच एडजर्नमेंट। कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो एडजर्न कर सकती है, लेकिन जिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया था सेल कंडक्ट करने के लिए वो ऑफिसर भी एडजर्न कर सकता है, लेकिन वो एडजर्नमेंट के रीजंस जो है वो मेंशन करेगा कि क्यों एडजर्न कर रहा है। Provided that well the sale is made in or within the precincts of the courthouse, no such adjournment shall be made without the leave of the court। लेकिन अगर वो सेल हो ही रही है कोर्ट के अहाते में, जब कोर्ट के अहाते में हो रही है तो वो जो कोर्ट का जो ऑफिसर है वो जो सेल कंडक्ट कर रहा है तो वो कोर्ट की इजाजत के बगैर वो सेल एडजन नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब जस्ट अभी हमने पढ़ा कि एक तो कोर्ट जो है वो एडजन कर सकती है और दूसरा कोर्ट का ऑफिसर। कोर्ट की डिस्क्रिशन है, लेकिन कोर्ट का ऑफिसर अगर एडजन करता है तो उसके रीजंस बताएगा क्यों भाई एडजन कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोविजो में बताया जा रहा है कि अगर वो सेल कंडक्ट हो रही है कोर्ट के ही अहाते में, कोर्ट के जो प्रेमिसेस है उसमें ही, तो ऐसी सूरत में कोर्ट की इजाजत लेकर ही वो एडजर्नमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। प्लीज वेट। Where sale is adjourned under sub rule 1 for a longer period than 7 days, a fresh proclamation under rule 67 shall be made unless the judgment debtor consents to waive it। अगर सेल रूल 1 के तहत एडजन कर दी गई है, ठीक है। रूल 1 में था क्या था कि कोर्ट या कोर्ट का ऑफिसर जो है वो सॉरी रूल 1 नहीं, सब रूल 1, कोर्ट या कोर्ट का जो ऑफिसर है वो एडजन कर सकते हैं। तब ये सब रूल 2 बता रहा है कि अगर उस सब रूल 1 के तहत एडजन कर दी गई है और वो जो एडजमेंट है वो 7 डेज से ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में फ्रेश प्रोक्लेमेशन, नया ऐलानिया जारी किया जाएगा सेल के हवाले से, अनलेस के जजमेंट डेप्टर कहता है कि नहीं भाई नए ऐलानिया की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी वो जजमेंट डेप्टर की है, जो नुकसान या फायदा है वो जजमेंट डेप्टर से ताल्लुक रखता है कि सस्ती चलेगी, कम पैसे मिलेंगे,
महंगी चलेगी, ज्यादा पैसे मिले तो जजमेंट डेप्टर को फायदा होगा। Every sale shall be stopped if before the lot is knocked down, the debt and cost, including cost of sale, are tendered to the officer conducting the sale. Or proof is given to the satisfaction that the amount of such debt and the cost has been paid into the court which ordered the sale. अब आप सेल या तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो रही है, सारी कोर्ट के कोई कोर्ट खुद सेल सारी कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही सेल हो रही है और कोर्ट का ऑफिसर जो है वो सेल कंडक्ट करवा रहा है प्रैक्टिकली जो है। अब ये सब रूल 3 कह रहा है कि जो सेल हो रही है, सेल का ऑब्जेक्ट क्या है कि सेल के तहत जो पैसे मिलेंगे वो डिक्री होल्डर को डिक्री की एग्जीक्यूशन के तहत दिए जाएंगे, और अगर पैसे बचेंगे तो जजमेंट डेप्टर को दे दिए जाएंगे। अब ये सब रूल 3 कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ द सेल जो पार्टी है उस पार्टी ने वो सारे पैसे जो है वो अदा कर दिए हैं, इंक्लूडिंग के सेल की प्रोक्लेमेशन वगैरह जो भी खर्चे हैं वो खर्चे भी उसमें शामिल है। जो ऑफिसर सेल कंडक्ट करवा रहा है उसको वो पैसे दे दिए हैं, और जो पैसे मिल गए हैं तो वो सेल जो है वो रोक दी जाएगी। या ये है कि उस शख्स ने उस शख्स में मसलन जजमेंट डेप्टर ने कोर्ट में वो पैसे जमा करवा दिए हैं, और कोर्ट में इस जमा करवाने की वो एविडेंस लेकर उस ऑफिसर के पास पहुंच गया है जो कि सेल कंडक्ट करवा रहा है, और उसको ये एविडेंस दिखा दी है जिससे वो मुतमईन है, तो ऐसी सूरत में भी वो सेल रोक दी जाएगी। ठीक है। जस्ट लास्ट रूल 70 हम ये पढ़ के स्टॉप करेंगे कि saving of certain sales, nothing in Rule 66 to 69 shall be deemed to apply to any case in which the execution of a decree has been transferred to the collector. कि जो डिक्री की एग्जीक्यूशन जो है वो कलेक्टर के हवाले की गई है, तो ऐसी सूरत में 66 से 69 तक जो रूल्स हैं उस एग्जीक्यूशन पर अप्लाई नहीं होंगे। उस मामले में ये अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कुछ। सर जी सर जॾहिं एग्ज़ीक्यूशन कोर्ट कंदी त हू जेके ऑर्डिनरी गुड्स हूंदा आहिनि जीअं को माण्हू यूज़ कंदो आहे, जीअं सामान थी वियो या जी किचन जो कपिड़ा बपड़ा थी, त कोर्ट इन्हनि खे बि एग्ज़ीक्यूट कराईंदी जजमेंट डेप्टर जे फेवर में? कपड़ा वग़ैरह त जेके आहिनि वो माण्हू जे ज़रूरी आइटम्स में अचनि था, तंहिं करे उन खे तव्हां कोन थो सम्झां त को उन खे बि सेल में शामिल कयो वेंदो। पर हिकिड़ी मूवेबल प्रॉपर्टी जी ॻाल्हि हुई न। ठीकु आहे न, मूं जस्ट उन में एग्ज़ाम्पल तौरु इहा ॻाल्हि शामिल कई त मिसाल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आहिनि उहे बि सेल थियनि था। ठीकु आहे न, त लाज़मी कोन्हे त कपिड़ा त ऑब्वियसली नथा चई सघजनि, पर ॿिया जेकॾहिं घर जा आइटम्स आहिनि त उहे सेल थी सघनि था। जीअं सर मूवेबल अगरि ॿी चऊं जेका मूवेबल प्रॉपर्टी जेका वैल्यूएबल मूवेबल प्रॉपर्टी आहे उहा सेल थी सघे थी। जीअं सर घर जा बोची खाने जा थांव? आई डोंट थिंक के थांव बि, क्योंकि थांव बि हिकिड़ी सफ़ा बेसिक ज़रूरत जो हिसो आहे। जंहिं माण्हू वटि थांव हूंदो त को खाधो पचाव रिध बचाव कंदो न। ऐं ठीकु आहे न, जॾहिं जी जुती सर या थांव या फणी या सुरमो या तेल इहो कोन थींदो। पर हाणे मिसाल आहे छा नालो एसी लॻियल आहिनि। ठीकु आहे न, अरे छा आहिनि फ्रिज आहिनि, रेफ्रिजरेटर आहे, इलेक्ट्रॉनिक जा ॿिया आइटम आहिनि, ओवन आहिनि, मिसाल आहे वॉशिंग मशीन आहे, टीवी आहे।
मे बी जेकॾहिं इन हद ताईं मामलो वञे थो त थी सघनि था। ठीक है पर ये घर जो जेको मूं एग्जांपल ॾिनो इहो जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट हो, जंहिंमें मूं एग्जांपल ॾिनो त उनखे कंपेयर कयो एक्चुअली ज्वेलरी आइटम सां, ऐं उहो इहो एग्जांपल ॾियण जो मक़सदु हो लाट खे एक्सप्लेन करणु, लाट खे एक्सप्लेन करणु न। ॻाल्हि जेका बेसिक जेका पॉइंट हुई, हाणे आउं इहो नथो चई सघां तव्हां सुभाणे चओ त भई साईं अली रज़ा चयो त जेको घर जा आइटम बि विकिणे छॾींदी। हाणे इहो त कोर्ट ते डिपेंड करे थो न, कोर्ट कहिड़ा विकिरो करण जी ऑर्डर करे थी या नथी करे। ॻाल्हि जेका आहे उहा आहे मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐं जंहिं हवाले सां मूं इहो एग्ज़ाम्पल ॾिनो उहो जस्ट क्लियर करण जे लाइ लॉट खे, त जेकॾहिं शयूं मूवेबल प्रॉपर्टी आहिनि उहे ऐं उहे लॉट्स में आहिनि त हर लॉट जे लाइ अलॻि सां इश्तिहार त कोन ईंदो न, ठीकु आहे न। पर जेकॾहिं उन हर लॉट खे जेसिताईं अलॻि सां इश्तिहार न ॾिबो तेसिताईं ॻाल्हि सही कम्यूनिकेट कोन थींदी। त अहिड़ी सूरत में उनखे अलॻि सां मुश्तिहार करणो पवंदो, ठीकु आहे न। हिकिड़ो माण्हू आहे मिसाल तौरु सोनारो आहे, हाणे उनखे जॾहिं ख़बर पवंदी त भई कंहिं हंधि सोन पियो नीलाम थिए तॾहिं उते वञी पहुचंदो न, तॾहिं इंट्रस्ट वठंदो। पर जेकॾहिं जनरल जेका प्रोक्लेमेशन हुजे उहा लोह जे आइटम जी हुजे, जी मिसाल कबाड़ जो हूंदो आहे न, कबाड़ी जे वारा वठंदा आहिनि, लोह वठंदा आहिनि। हाणे उन कबाड़ी जे लोह जे आइटम्स सां गॾु सोन रखियलु हुजे ऐं इश्तिहार जेको ॾिनल हुजे उहो लोह जो ॾिनल हुजे या जस्ट ईअं ई ॾिनल हुजे, त सोनारे खे कीअं ख़बर पवंदी त उते इन सेल में सोन बि सेल थींदो, ज्वेलरी जा आइटम बि सेल थींदा, ठीकु आहे न। तंहिं करे अहिड़ी सूरत में जेको लॉजिक पॉइंट उहा इहा ॻाल्हि हुई त जनरली जेकॾहिं ज़रूरत पए थी, कोर्ट सम्झे थी त जेसिताईं अलॻि सां उनखे मुश्तहर न कबो, अलॻि सां ऐलान जारी न कबो त अॻी दुर के माण्हुनि खे ख़बर न पवंदी, त अहिड़ी सूरत में हुन सां जो अलॻि सां इश्तिहार कबो, ऐलान जारी कबो, अदरवाइज़ हिकिड़ो ई ऐलान थींदो। ठीक सर ठीक, थैंक यू। लेकिन सर इहो पंहिंजो सूट में ज़रूरी आहे कि डिक्री या जजमेंट ते एग्जीक्यूशन कई वञे। इंजंक्शन में जेके ऑर्डर्स निकिरंदा आहिनि इन्हनि जी बि त एग्जीक्यूटिव थींदी आहे, त थोरो मतिलबु ॾाढियां चवण ॻाल्हाइजो, जो थोरो ॾाढियां ॻाल्हाइजो। जी जी सर जी सर, ऐं इहो थो चाहियां कि जजमेंट ऐं जेको डिक्री सही आहे इन जी एग्जीक्यूटिव माना मैंडेटरी आहे छा, या त इंजंक्शन में जेके ऑर्डर्स पास थींदा आहिनि कोर्ट जा उहे बि माना पंहिंजो ऑर्डर उन जे ई माना मुक़ाबले में माना जजमेंट ऐं डेप्टर जजमेंट ऐं डिक्री जे मुक़ाबले में बि उहे माना साॻियो कमु कंदा आहिनि। मूं त हाणे जीअं सवाल सम्झो कोन। एसिड्स फ्रीज़ करणा हूंदा आहिनि डिफेंडेंट जा, त उन लाइ ज़रूर